अस्सलाम वालेकुम, लेट्स टॉक विद इकरा हारिस में आपको कहते हैं खुशामदीद। अगर आज हम सियासत के मैदान से ज़रा बाहर निकल के, सियासी गर्मा गर्मी से बाहर निकल के मौजूद हैं इस खूबसूरत सी जगह पर, तो इसका मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की रूट्स कितनी खूबसूरत है और मजबूत है। और आज भी पाकिस्तान में कल्चर की जब बात होती है और अगर कोई आवाज़ बुलंद करके कल्चर प्रमोट करने की बात करता है, नए टैलेंट को प्रमोट करने की बात करता है, तो फ़िलहाल वो एक ही शख्सियत है। मैं बात कर रही हूँ किसी और की नहीं, यूसुफ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस फेमस अली की हवेली में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, अब तो ये आपकी पहचान बन चुकी है, यूसुफ सलाउद्दीन को आप किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? कौन है यूसुफ सलाउद्दीन? यूसुफ सली फेमस साहब। यूसुफ सली कुछ भी नहीं है, एक अपना लाहौर का एक शहरी है, अंदरून शहर का बासी है। और क्या इंसान को अपने बारे में कुछ कहना जो है वो बहुत ही, सबसे मेरे लिए तो ख़ास तौर पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब माई सेल्फ। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मैं ऑलमोस्ट 70 साल का होने वाला हूँ इस साल, इंशाल्लाह आई विल बी 70। तो इस इन दी 7 डेकेड्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं, इसमें बहुत कुछ देखा, बड़ी चेंजेस देखी। शायद हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसने बहुत से चेंजेस देखे। बहुत साल हो गए हैं आपको कल्चर की बात करते हुए और उन इश्यूज़ पर बात करते हुए जो बहुत ही कम लोग करते हैं। आप इस हवेली के दरो दीवार में जब गुजरते होंगे, आपको अपना बचपन, आपने बताया कि यहीं पैदा हुए, याद आता होगा वो सारी चीज़ें। आप बनना क्या चाहते थे जवानी में जब आपने तालीम मुकम्मल की? व्हाट डू यू वांट टू बिकम और क्या बने? देखिए, ट्रेडिशनली तो आई वेंट इनटू पॉलिटिक्स, जिस तरह मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे, उससे पहले जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सियासत होती थी उसमें हमारा ख़ानदान जो था, मुसलमानों का, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ था लाहौर के, उसमें से हमेशा, क्योंकि उस वक़्त जो इतनी ही सियासत थी, या तो बिल्कुल ये था कि असेंबली के इलेक्शन भी हुआ करते थे। अलामा साहब जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली, जो पंजाब की असेंबली थी, उसके भी मेंबर वो रहे। मेरे दादा भी रहे, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के पाकिस्तान बनने से पहले भी, पहले लाहौर के मेयर थे। बल्कि जब पहला लाहौर में इलेक्शन मेयर का हुआ 1946 में, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले, तो तब वही इलेक्ट हुए। कायद आज़म ने उनको ही ट्रस्ट किया टू फाइट द इलेक्शन। और बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, वोट इक्वली डिवाइडेड थे कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, और एक टॉस के ऊपर वो इलेक्शन जो था वो जीता गया। और कायद आज़म ने अपनी एक बयान में कहा कि ज़ाहिर बात है, फिर मैंने भी अपनी सियासत यहीं से शुरू की और लोकल बॉडीज़ से शुरू की। 2 दफ़ा मैं यहाँ इलेक्ट हुआ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, और उसके बाद फिर मैं MPA भी इलेक्ट हुआ यहाँ से। ये बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि एक इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से, तो इस मुल्क में सियासत है ही नहीं अगर देखा जाए तो। एवरीथिंग इज़ जो है वो आपकी एक लिमिट तक। अब आप क्या हो, मैं अगर सियासत में मैं MPA भी रहा, मैं एक एज ए प्रोविंशियल मिनिस्टर भी, आई एम विद द स्टेटस ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर, मैं पंजाब की क्राइम कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन भी था। और मैंने अपने वक्त में जो 2-3 साल मुझे मिले, बड़े 2 मेजर केसेस हमने सॉल्व किए किडनैपिंग के। और उसके बाद कई साल लाहौर में, अभी तक मेरा ख्याल शायद उसके बाद फिर सलमान तासीर का बेटा किडनैप हुआ था, उसके इतने साल तक कोई किडनैपिंग, और वो पूरे टेस्ट केसेस हैं। लेकिन बात ये है कि अब क्या, मेरा मतलब है कि मुझे एक तो पॉलिटिक्स इतनी गंदी होगी, और ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक़ के वक्त में उन्होंने ऐसे लोगों को उभारा और ऊपर लेके आए कि जो क्रिमिनल्स थे। कोई मवेशी चोर था, कोई मर्डरर था, अभी भी आप देखें। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में भी उन्होंने सर्वे किया और उनके मेंबर देखे असेंबलीज़ के, तो उसमें से बहुत सारे जो हैं वो क्रिमिनल हैं। तो अब अगर कुछ अच्छे लोग हैं भी, ये मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, लेकिन किसी भी दौर में जो अच्छे लोग हैं उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता, या ऊपर वो क्या कहते हैं नहीं आते, और जो और तरीक़ों से जो लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, तो मेरा मिजाज नहीं था, मैं आपका मिजाज नहीं था, लेकिन अब ये इस हवेली को देख के आपने बताया, मुझे भी
बता रहे थे 86 में आप यहाँ पे शिफ्ट हुए और आपने इसे रेनोवेट करना शुरू किया। मुशर्रफ दौर बहुत ऐसा दौर था जब बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पाकिस्तान का प्रमोट हुआ कल्चर के हवाले से। ये जगह फूड स्ट्रीट एक ऐसा इमेज पाकिस्तान का पाया गया जिसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था, और शायद कहीं आपको ये बात दुखती है कि वो चीज़ अब दोबारा नहीं हो पा रही, पसंद नहीं हो पा रही, वो कॉलेज। हाँ नहीं बिल्कुल, देखें बसंत हमने एक सेफ़ एंड साउंड बसंत बनाने की कई दफ़ा हर क्या कहते हैं हुकूमत जो आती है गवर्नमेंट उस दौर में मतलब ये हम हर साल एक कमेटी बनती है कि बसंत के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बाद फिर वो सारा मामला ठप हो जाता है, तो वो भी एक आई वॉश ही है। अब मेरा मतलब है कि अब लाहौर की बसंत जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा है कि नहीं होती, बाकी फैसलाबाद में भी होती है, पिंडी में भी होती है, सियालकोट में भी होती है, हर जगह होती है पंजाब में बसंत, लेकिन लाहौर असल जो बसंत है वो है ही लाहौर की। सारे सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन से पहले भी बसंत होती ही लाहौर की थी। हिंदुस्तान में तो अभी भी लाख ये कह लेंगे जी हिंदुओं का फेस्टिवल है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन वहाँ बसंत नहीं होती इस लेवल की जो कि लाहौर में होती है। लाहौरियों के खून के अंदर है काइट फ्लाइंग और ये बसंत बाजी जो है। तो डेफिनेटली मैं ये समझता था, मैंने इसीलिए इस फेस्टिवल को प्रमोट भी किया, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये एक अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। कामरान लशारी साहब ने बड़ी इसमें मेरी हेल्प की। दिस कुड हैव बिकम द बिगेस्ट फेस्टिवल इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये बनने जा रहा था ये फेस्टिवल। अब गवर्नमेंट की जहाँ तक जो भी हुकूमत आए उसका ये मैं समझता हूँ कि गलती उनकी है और इस हुकूमत की कि इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि इसको हम इस फेस्टिवल को इसको हम करें, क्योंकि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर की बिजनेस है ये। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरू ही हुई थी ये। थोड़े थोड़े से लोग पाकिस्तानी ज़्यादा आते थे, चंद गोरे आते थे, लेकिन इसी दौरान बहुत बड़े बड़े बिज़नेस जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ आए। मुझे याद है कि यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, और इनकी सारी कलेक्टिव जो वेल्थ है दैट इज़ वर्थ ट्रिलियंस। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान वो नहीं आए थे, तो उन्होंने एक जो बसंत उन्होंने कहा कि हम बसंत यहाँ करना चाह रहे हैं, दे वांट टू कम टू पाकिस्तान। तो हमने उनके लिए, हालांकि मैं नाइट बसंत नहीं कभी करता, मैं आई बिलीव बसंत इज़ अ डे फेस्टिवल, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे रात को फेस्टिवल किया, और वो सारी दुनिया से वो उनके चीफ एग्जेक्टिव्स आए, और इतना बिज़नेस आया पाकिस्तान। तभी ये जुफाली में ये आपका वो वर्ल्ड कॉल और ये वो सारे उसी वक्त ही आए थे ये, एंड दैट ऑल हैपेंड एट दैट टाइम। बहुत सारे जो ये सऊदी अरेबियन प्रिंसेस थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए उसमें, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये यंग प्रेसिडेंट्स यानी कि जो चीफ एग्जेक्टिव्स थे अपनी कंपनीज़ के। जाहिर बात है जब उन्होंने आके लाहौर का ये माहौल देखा वो तो पागल ही हो गए। उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट फन लविंग प्लेस इन द वर्ल्ड। अब देखो दुनिया में कहीं नहीं होता कि ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है कि तमाम शहर जो है वो छतों पे चढ़ा हुआ है, और जो एटमॉस्फेयर छतों के ऊपर है, जो ढोल धमाका, म्यूज़िक, आतिशबाजी, और ये सारा जो और काइट, सारा आसमान भरा हुआ सुबह से लेके आप शुरू करते हैं सैटरडे इवनिंग को, और संडे इवनिंग तक आप कॉन्स्टेंटली काइट फ्लाइंग होती रहती है। तो वो एक समथिंग वेरी अनयूजुअल। इस हवेली ने किन किन शख्सियात को देखा है जो ऐसी शख्सियात हों जिनको हमेशा याद रखा जाए? देखें पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ जो शख्सियात, जब हमारी फैमिली यहाँ मूव की है वो तकरीबन 1861-62 में अंग्रेज़ों के आने के बाद। उससे पहले जो यह हवेली थी ये महाराजा रंजीत सिंह के जो कमांडर थे लाहौर के, उनका ये घर भी था, और साथ अटैच्ड जो थी सारा उनका आर्सनल था। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के साथ मिल के, जो वेल टू डू मुसलमान, इन्होंने मतलब मेरे जो दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, इनके नाम पे करीम पार्क भी है, इन्होंने ये किया कि इन्होंने सर सैयद की लाइंस के ऊपर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ हमने मुसलमानों को एजुकेट करना है। उससे पहले तो मुसलमानों के हाल 1857 के बाद तो बहुत ही बुरे थे, तो फ्री एजुकेशन के लिए इन्होंने अंजुमन इस्लामिया कायम की, जो बाद में अंजुमन हमायत इस्लाम, जिसमें इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, फिर ये हमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी के बाद में क्या कहते हैं ये सारे बने। तो उसका जो सालाना इजलास होता था अंजुमन का, तो उसमें सारे जो मुस्लिम माइंड्स थे वो इकट्ठे होते थे। अलामा साहब खुद भी
उसके साथ, क्योंकि मेरे जो मेरी जो दादी के वालिद थे उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती थी मियां निज़ामुद्दीन से। इसी तरह फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान, उनकी भी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो ये अमूमन इधर ही सब आके मिला करते। फिर उस दौरान आप ये सोचिए कि सर सैयद आए, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली आए, और बहुत से जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका एक कॉन्ग्रीगेशन होता था। और वहाँ बैठ के फिर ये सोचा जाता था कि अब मुसलमानों का लाया अमल क्या होगा, आगे किस डायरेक्शन में हमने जाना। और फिर यही अंजुमन थी जिसके इन्विटेशन पे पहली दफ़ा कायद आज़म लाहौर तशरीफ़ लाए, ठीक है, और उन्होंने एड्रेस किया पंजाब के मुसलमानों को। उससे पहले तो कायद आज़म को यहाँ नहीं कोई जानता था, क्योंकि वो बॉम्बे में ही ज़्यादा रहते थे और उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। उसके बाद फिर जब उनकी पहली दफ़ा वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो फिर पंजाब मूव हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ। और मेरे दादा जो थे उन्होंने ये सारी क्या कहते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, और बरकत हॉल जो अभी भी मौजूद है दुवाल मंडी के एरिया में, वहाँ ये तकरीब हुई इसकी। मैंने कि इस हवेली ने वो शख्सियात देखी जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद सारी पाकिस्तान की बुनियाद यहाँ रखी गई। और जो पाकिस्तान की जो 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 नज़रिया है पाकिस्तान है वो यहीं से डेवलप हुआ। अच्छा, इकबाल का नवासा होना आपके लिए कितना बड़ा एहसास है? एजाज़ भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। मतलब एक एजाज़ इस तरह भी है कि आप जहाँ भी दुनिया में जाएं, ख़ास तौर पे आप ईरान जाएं, आप टर्की जाएं, आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं, इकबाल को बहुत ही, ईरान में तो उनको पूजा जाता है, ठीक है, इवन हिंदुस्तान में, क्योंकि इकबाल की जो विज़न थी, जो कायद आज़म की भी विज़न थी, वो कभी भी पाकिस्तान में किसी लीडर ने इम्प्लीमेंट नहीं की। वो कायद आज़म की आंखें बंद होते ही यहाँ हालात जो थे वो क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर जो भी हुआ आपके सामने ही है। यहाँ तक कि मोहतरमा फ़ातिमा जना जो मादर मिलत थी, माँ थी इस कौम की, उनको गद्दार का अयूब खान ने टाइटल दे दिया, कहा कि ये तो गद्दार कौम, उनको भी गद्दार बना दिया। सो ये हमेशा होता है। और ये और आप सोचिए कि ये जो इकबाल का विजन था सेल्फ रिलायंस का, वो हमने नहीं एक्सेप्ट किया, उसको हमने नहीं आगे लेके गए। कौन आगे लेके गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में। और देखें आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। दीना जना को आप पाकिस्तान दावत पे आपकी वो आई, वो कैसा मौका था? नहीं, ये कहना गलत होगा कि मेरी दावत पे आई वो शेर-यार साहब की दावत पे थी, जो हमारे BCCP के चेयरमैन थे। और क्योंकि उनके भी फैमिली टर्म्स पुराने अपना कायद आज़म के साथ थे, तो लेकिन यहाँ वो ज़रूर तशरीफ़ लाई। और वो और पूरा मैंने उनके साथ मेरे ख्याल कम से कम कोई 8-9 घंटे तो डेफिनेटली स्पेंड किए होंगे। और वो भी क्योंकि उनके जो ग्रैंड सन है वो मेरे बेटे के साथ पढ़ते थे अमेरिका में, दे वर टुगेदर इन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी। तो माय सन यूज्ड टू टेल मी कि कभी कभी ये बच्चे जो थे, जब वो उनका एक घर उधर न्यूयॉर्क में था, एक उधर था मायामी में, तो सर्दियों में जब ठंड ज़्यादा होती थी तो वो वहाँ चली जाती थी। हिंदुस्तान भी जाती थी, लेकिन शी प्रेफर टू स्टे इन अमेरिका। तो वो बच्चे कभी कभी वहाँ रहने चले जाते थे, तो मुझे वो बताया करते थे, माय सन यूज्ड टू टेल मी कि तो जो तस्वीरें उस घर में लगी हुई हैं ना कायद आज़म की, वो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखी। बिल्कुल वो उन्होंने कभी मेरे ख्याल वो कभी शो ही नहीं की, जिससे मुझे हमेशा ये फीलिंग थी कि यहाँ कहा जाता था कि जी कायद आज़म की बेटी ने ये कर लिया, वो कर लिया, और कायद आज़म के बड़े इख्तलाफात थे उनके साथ और फलां फलां। तो अब मुझे जब ये बात पता चली ना, तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा नहीं, ये एक ही एक बेटी थी, और जितनी बाप से उसको मोहब्बत थी अपनी, और जितनी बाप को भी उनके साथ होगी, ये हो नहीं सकता कभी इस तरह। अब हुआ यूँ कि वो अब यहाँ बच्चों ने यहाँ आपको याद होगा उस ज़माने में क्रिकेट टीम इंडिया की आई हुई थी, और बड़ी मुशर्रफ का ज़माना था, हिंदुस्तान से दोस्ती की बातें हो रही थी। तो बच्चों ने यहाँ भी एक दावत रखी हुई थी, और उसमें सारे इंडिया से जो सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे वो भी थे। तो वो मुझे यहाँ फिरते फिरते उनको सारे हर जगह तो कायद आज़म की तस्वीर मेरे दादा के साथ या मेरे वालिद के साथ या मोहतरमा फ़ातिमा जना की, हमारी ख़ानदान की औरतों के साथ तस्वीरें। तो मुझे वो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ताल्लुक़ है मेरे नाना के साथ। मैंने कहा एक तो बात यह है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे नाना का तुम्हारे नाना के साथ क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर बात इतना नहीं। तो खैर मैंने उसको बताया कि अल्लामा इकबाल मेरे नाना से। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे बड़ी ख्वाहिश है आपकी वालदा से मिलने की। उन्होंने कहा इट्स वेरी सैड बट वी आर लीविंग टुमारो, हम तो कल कराची जा रहे हैं। तो फिर कभी किसी मौके पे काफ़ी मुझे एक दुख हुआ, मेरे आई थॉट के मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि
कि मैं कोई तो लिविंग लिंक जो है कायद का उसके साथ कोई मेरा, क्योंकि हमने अपने बचपन में हमारी तो बेड टाइम स्टोरीज थी कि ये हुआ, वहाँ फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने जलसे में कांग्रेस की औरतों को पीटा, या जब उस कायद आज़म ने ये कहा। खैर बारह ये दूसरे दिन उनका फ़ोन आया मुझे अपना तसली का, कहने लगा भाई माई मदर हैज़ डिसाइडेड नॉट टू लीव टुडे एंड शी विल बी वेरी हैप्पी टू कम एंड मीट यू टुमारो। तो मैंने कहा फिर खाना खाएं मेरी तरफ। उन्होंने कहा नहीं, खाना आप हमें खिलाएं उधर फूड स्ट्रीट पे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कहा है कि वहाँ कुक्कूज़ कैफ़े में आप ज़रूर जाएं। तो तब कुक्कूज़ कैफ़े ही था, पूरी फूड स्ट्रीट नहीं खुली थी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वहाँ इंतज़ाम सारा उनके लिए किया। तो अब वहाँ जब हम बैठे तो हमने ऊपर उनका इंतज़ाम होता है ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको इकबाल को कहा कि नीचे ही इसको रखते हैं, क्योंकि शीज़ माशाल्लाह 80 साल उनकी उम्र है, तो उनको कहाँ हम चढ़ाएँगे ऊपर सीढ़ियाँ। एनीवेज़ तो हम बैठे हैं, तो शेरियार साहब ने कहा कि नहीं आप इनके पास बैठें, तो मैं इनकी साइड पर बैठ गया। मैं डरते डरते कि उनका रोब भी बहुत था, शक्ल सारी बाप वाली, बोलने का अंदाज़ भी बिल्कुल बड़ा ही बारोब और इतनी क्लासी और इतनी, मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंट, और शी वॉज एन अमेजिंग वुमन। मैं एक ज़िंदगी में मैं लेडी डायना को भी मिला हुआ हूँ, क्वीन एलिज़ाबेथ को भी मिला हुआ हूँ, बहुत सारी रॉयल्टी को मिला हूँ, लेकिन जो क्लास थी ना वाडिया की थी ना, कोई इनकी किसी की भी क्लास नहीं। एनीवेज़ तो मैंने डरते 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 उनको, पहले तो मैंने उनको ये कहा कि मैम कि हमने ये आपके वालिद ने ये मुल्क बनाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने इसके साथ सही इंसाफ नहीं किया, हमने काफ़ी इसको इस चीज़ को, तो बड़ी नाराज़ हुई मेरे साथ, कहने लगी नो 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 डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट व्हेन यू से दैट। मेरे हौसला मुझे थोड़ा सा हुआ, तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमें ये कई दफ़ा सुनाया जाता है, ख़ास तौर पे आपके जो वालिद के दुश्मन हैं, जिन्होंने कभी भी कायद को एक्सेप्ट नहीं किया, कि आप कि आपको सुना है आपके बहुत इख्तलाफात आपके बारे में। तो मुझे कहने लगी लिसन टू मी यंग मैन, आई ओनली हैड वन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद माई फादर इन माई एंटायर लाइफ एंड दैट वाज माई मैरिज एंड नथिंग एल्स। नहीं, उन्होंने क्लियर कर दी ये बात कि ना मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ना मैं किसी और चीज़ के। तो खैर बहरहाल बहुत सी बातें उनके साथ हुई। फिर हम यहाँ आए, यहाँ बैठ के हमने काबा वगैरह पिया, 1-2 घंटे हम यहाँ बैठे, उन्होंने सारी तस्वीर देखी, पूछा ये कैसे, ये कब की है, ये कब की है, ये क्यों हुआ। और फिर एक तस्वीर मेरी वालदा के साथ थी, फातिमा जना की, वो देख के बड़ी खुशी हुई। सारी मेरी फैमिली थी जब वो तशरीफ़ लाई थी, तो खुश हुई। कहीं वो क्या उन्होंने, मुझे याद नहीं, आंटी फातिमा आंटी, ये उन्होंने, तो मैंने ये बताया उनको कि 1951 की ये तस्वीर है जब वो तशरीफ़ लाई थी, इकबाल डे की सेलिब्रेशंस के लिए वो आई थी। तो उसके बाद फिर हमने वो शेरियार साहब के बेटे का वो एक आइसक्रीम का है वहाँ डिफेंस में, तो उन्होंने कहा कि अब हम लेट्स गो एंड हैव सम आइसक्रीम। तो मैं उनके साथ बैठ गया गाड़ी में, तो बहुत इन्जॉय कर रही थी मेरे साथ तीनों। शी आई थिंक वी हैड दिस कनेक्शन। एक वो होता है ना कि आप इमीडिएटली किसी बंदे को आप मिलते हैं, कि आपका एक कनेक्शन हो जाता है। अब हम वहाँ जब खाने पे बैठे हुए थे, अब 2 ख़वातीन आई, अब वो देख रही हैं, अब 1 सेकंड में वो पहचान गई कि ये तो गायद की बेटी, वो शक्ल से यू कुड नॉट मिस्टेक, और लोगों को खबर थी भी कि वो आई हुई हैं। मैं कहता हूँ कि उनके जो एक्सप्रेशन देखने वाले, आई विश कि मेरे पास कैमरा होता है तो मैं वो एक्सप्रेशन उनके देखता कि क्या उनकी हालत हुई। वो पास आई और वो लिटरली उनसे बात ही ना हो, उनके गले चोक हो, और बस इतना कह के कि मैडम वी डोंट नो व्हाट टू से, मैडम वी जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, और वो आंखों में उनके आंसू, और वो ऊपर बैठ। सो एकदम नाशी कहने लगी कि कहती इस तरह के जो कहने लगी इस तरह के जो वाक़यात हैं मुझे बहुत ही मुझे अफसरदा कर नहीं, वो एक नेचुरली हो जाती। सो वहाँ से हम वहाँ से निकले, फिर हम यहाँ आए, यहाँ बैठे, मैंने यही दिखाई, मैंने कहा इस कुर्सी पे आपके वालिद बैठते थे, अलामा बैठते थे, या बहुत सारे लोग, बड़ी खुश हुई। उसके बाद हम सारे रास्ते हम ड्राइव
दाता साहब का मैंने बताया कि ये उनका मज़ार है, फिर सारी जो बिल्डिंग्स हाई कोर्ट की ये वो। खैर हम वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्योंकि लम्स के साथ ही है वो बिल्डिंग। अब वहाँ आप सोचिए कि सारे स्टूडेंट्स लम्स के, उन्होंने भी पहचान लिया, वो सारे आके मिले उनसे। मैंने बताया कि हमारा जो टॉप जो क्या कहते हैं स्कूल है इसका बिजनेस का, तो शी वॉज़ वेरी प्लीज टू मीट ऑल ऑफ देम। और उन्होंने कहा भी उनको कि विश देम वेल, बड़े अच्छे तरीके से बड़े। अब उसके बाद हम जब जाने लगे तो मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, तो उस वक्त तक कुछ 40-50 लोग वहाँ बाहर इकट्ठे हो, आम लोग, मतलब कि वो बहरे शहरे या बिल्कुल कोई वहाँ के गरीब लोग थे, मतलब कि कोई ये नहीं थे को ऐसे कि कोई कोई वेल टू डू हो। और वो खड़े हो गए, क्यूरियोसिटी उनको पता लगा कि जी कायदे आज़म की बेटी आई है, आपको पता हमारे लोग तो वो अब आप सोचें कि अब पुलिस थी साहब, तो वो बड़ी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि ये पुलिस एस्कॉर्ट क्यों है मेरे साथ ही, नेवर वांटेड के लिए हूँ। लेकिन गवर्नमेंट पारा उन्होंने उनको पीछे रोका हुआ था, तो कहने लगी नो 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 डोंट स्टॉप देम, लेट देम कम। आप यकीन करें मैंने पाकिस्तानी कौम को इस तरह नहीं कभी देखा। एक लाइन में खुद ही सारे खड़े हो, एक एक आता था और उनसे हाथ मिलाता था गाड़ी में बैठे हुए, और वो दोनों हाथों से उससे हाथ मिला दिया। ठीक है, इतना डिसिप्लिन मैंने किसी लीडर का नहीं देखा। ये आप सोचिए कि कितनी कदर हमारी कौम में अभी भी कायद का एहतराम था, कायद का एहतराम, वही ना मेरा मतलब उनका एहतराम था। वेंट अवे, फिर मैं हिंदुस्तान एक दफ़ा मैं गया तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, वो थी नहीं, मैं आई वॉज इन बॉम्बे बट शी वॉज इन औरंगाबाद। उनको उनकी बड़ी ख्वाहिश थी मोहनजोदारो और ये सारा हड़प्पा देखने की, लेकिन वो फिर नेवर ट्रांसपायर्ड। बड़ी मैंने कोशिश भी की कि वो आप आएँ आके यहाँ। मैंने कहा आप कुछ भी ना करें, आके अपने बाप का विजन ही बता दें कौम को। हम कोई 1000-2000 बंदा यहाँ गवर्नर हाउस में इकट्ठा कर देते हैं, बताएं तो सही। मैंने कहा हमें तो यहाँ लोगों ने जो एंटी पाकिस्तान है उन्होंने हमारी मत मार दी है अच्छा, शी सेड द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो मैं बहुत शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज हम समझते थे कि सारी फैमिली बड़ी सेकुलर माइंडेड है और सब कुछ, तो मुझे कहती है नेवर ट्रस्ट द हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण नेहरू। एकदम मेरा माइंड, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ये सारी कहानियाँ बताई थी कि जब कितनी दफ़ा कायदे आज़म ने कोशिश की कि कांग्रेस के साथ सुलह हो जाए और कोई चीज़ आगे बढ़े, कश्मीर वो लखनऊ पैक्ट हुआ, फलाना हुआ, हर दफ़ा इन्होंने बैक स्टैबिंग की। तो आई इमीडिएटली अंडरस्टूड कि वो क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, तो मैं अच्छा मेरे हाथ में सिगरेट था, तो कहने लगी कि आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। वो भी मैं समझ गया कि उनका कायद जो थे उनको स्मोकिंग की वजह से ही उनको टीबी जो थी वो डेवलप हुई थी उनकी। तो मैं मुस्कुरा के मैंने कहा मैम सो शुड आई स्टॉप स्मोकिंग? तो कहती हैं यस, बड़े प्यार से भी और ज़रा रोब के साथ। तो मैंने कहा कि इज़ दैट एन ऑर्डर? तो कहने लगी ओके थिंक ऑफ इट लाइक एन ऑर्डर। हंस भी पड़ी साहब। तो मैंने उसके बाद स्मोकिंग छोड़ दी। मैं तो 2 डब्बियाँ रोज़ की पीता था। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा एक बार कि तू सिगरेट पीने, मैं कहने लगी कि मैं तेनों पिछले 20 साल तो कह रही हैं तू सिगरेट पीने छड़ दे कि तू नहीं छड्डे। मैं क्या अम्मी वो तुसी अल्लामा इकबाल दी थी, वो कायदे आज़म की बेटी। ये एक बड़ी फ़नी थी। बहरहाल तो ये एक इनकाउंटर था, और मैं हमेशा ये अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत मेरे घर में नहीं आई। एक कनेक्शन भी है पाकिस्तान और इंडिया का। नसीरुद्दीन शाह साहब भी आते रहे हैं यहाँ पे। नसीर जब भी आते हैं मेरे पास, मेरे यहाँ ही ऑलमोस्ट हर दफ़ा मेरे पास ही ठहरते हैं। आई लव हैविंग हिम, और वो भी बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब उनकी वाइफ भी आती हैं। कनेक्शन गालिब के साथ मोहब्बत कि मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि मैं नसीर के साथ मेरी आई शुड नो नसीर, कि मेरी दोस्ती होनी चाहिए। अब गॉड अल्लाह ताला इज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। ठीक है, तो मेरी जो छोटी मोटी इस तरह की ख्वाहिशें हैं वो खुद ही पूरी हो जाती हैं। अब आप ये सोचिए कि शुएब मंसूर बना रहे थे खुदा के लिए, और शुएब का मुझे फ़ोन आया कि नसीर में एक तो आपके घर में शूट करना है उसका, और दूसरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो यहीं ठहरे आपके पास। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। बस वो उस टाइम पे पहली दफ़ा नसीर मेरे यहाँ आए, और हमने वो शूट किया। उनसे ज़ाहिरी बात है दोस्ती हो गई। फिर हम सारा मतलब कि शायद उसके बाद फिर दोबारा वो आए, और दोबारा इसलिए आए कि एक सीन रह गया था बीच में से, फिर दोबारा वो सीन यहीं शूट होना था। ईमान अली के साथ वो सीन था,
वो सीन शूट करने के लिए आए। फिर तो बहुत ज़्यादा हमारी हो गई। उसके बाद फिर मैंने जब विरसा शुरू किया तो पहले प्रोग्राम में जो मेरी जो प्रोग्राम था विरसा, उसमें पहला जो प्रोग्राम था वो राहत के साथ मैंने कबाली की एल्बम एक हमने की थी, और उसमें मैंने एक गालिब की कबाली कंपोज़ की थी और उसको मैंने किया था, क्या कहते हैं, कंपाइल भी किया था। क्योंकि मेरी समझ में गालिब की जो कवाली भी अगर है तो उसमें जिस तरह के तमहीदी अशार होते हैं या गिराबंदी होती है जो कवाल करते हैं, वो हर किस्म के शायरों का बीच में कलाम, अगर मोहब्बत की बात हो रही है तो आपका अगर कोई शेर मोहब्बत का लिखा है वो भी कर देंगे, मेरा को लिखा है वो। लेकिन मैं समझता था कि गालिब के कलाम के अंदर कोई दूसरा शेर सूट ही नहीं करता सिवाय गालिब के अपने। तो वो फिर कोई कम से कम कोई 70 अशार जो थे वो मैंने कंपाइल किए हर शेर के साथ, ठीक है। तो बड़ी यूनिक की चीज़ बन गई। वो उनकी गज़ल है असदुल्ला खान गालिब साहब की, कोई उम्मीद भर नहीं है, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, जानता हूँ सवाब ता तो ज़ुहद मेरा फेवरेट है, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो वो राहत ने भी कमाल ही कर दिया। आई मीन इट वाज लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कवाली अभी तक उसने कभी की है। और नसीर को मैंने, अब हम बैठे हुए हैं पीटीवी के अंदर, और मेरे जो उस वक्त तो जीएम थे फ़रक बशीर साहब, हमारे प्रोड्यूसर भी थे, और तो उन्होंने हमें मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि ले मियाँ साहब अगर नसीर आए इस प्रोग्राम में तो फिर मज़ा आए। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको उधर से ही फ़ोन मिला है, मैंने कहा नसीर आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं तो पहले ही इंतज़ार कर रहा था कि मैंने इंतज़ार है। मैंने कहा फिर आप आएँ। मैंने कहा ये इस तरह मेरा प्रोग्राम है और हम इसको शूट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसमें कम एज ए गेस्ट। तो वो पहला प्रोग्राम था, वो हमने बिल्कुल छोटे से कोर्टयार्ड में शूट किया, सिर्फ 20-25-30 लोग उसमें बुलाए, और हमने फिर 3-4 दिन नसीब यहाँ रहे। फिर उसके बाद उनका हर साल वो आते थे बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, सबके साथ, सब यहीं ठहरते थे और काफ़ी हम रौनक लगाते थे। कभी हमारा यहाँ पास ही फार्म है रावी के ऊपर, वहाँ ज़रूर एक दिन हम जाते थे और वहाँ बड़ा ज़बरदस्त खाना। हाँ, फिर मैं उनके पास गया, क्या कहते हैं, उनके फार्म में बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं और आमिर ख़ान और उनकी वाइफ और बच्चे। नसीर का बहुत ही खूबसूरत फार्म है, किरगित एक जगह है जो बिल्कुल फार्म जो है इनका वो दरिया के ऊपर है बिल्कुल, और वहाँ बहुत ही खूबसूरत, ये नहीं कि बड़ा कोई एक्सपेंसिव, लेकिन वेरी आर्टिस्टिकली मेड हाउस। तो आप क्या समझते हैं यूसुफ साहब, गालिब और इकबाल की शायरी आप म्यूज़िक के ज़रिए प्रमोट भी करते हैं और उसे प्रिजर्व भी कर रहे हैं, म्यूज़िक ही क्यों? वो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सोचें, एक छोटी सी बात, आप ये सोचें कि यहाँ इस्लाम कौन ले गया है? कोई बादशाह लाया, कोई मौलवी लाया, कोई आलिम लेके आया, कौन लाया? सूफिया लेके आए, और सूफिया ने कवाली इंट्रोड्यूस की यहाँ। और कवाली जो थी वो एक ऐसा, क्योंकि उन्होंने देवर जीनियसेस, सूफिया ने दे शोड द पीपल द ट्रू साइड ऑफ इस्लाम विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, जिसमें कि टॉलरेंस था, जिसमें इंसानों के साथ मोहब्बत थी, जिसमें हर मज़हब की रिस्पेक्ट थी। ठीक है, ये इस्लाम था जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उन्होंने सिटी स्टेट ऑफ, जो बार बार इमरान खान कहता है कि मसाके के अपना सिटी स्टेट ऑफ मदीना, तो वो क्या थी? समटाइम मैं भी कहता हूँ कि यू नॉट एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपर्ली। सिटी स्टेट ऑफ मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन थी मिसाक मदीना, उसका पहला पैराग्राफ ये है कि तमाम जो लोग जो मदीना के जो रिहाइश रखने वाले हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं, चाहे जो भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड जो भी आपकी होगी। यही हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है कि पाकिस्तान की क्रिएशन की बुनियाद भी यही थी। दैट इज़ दी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर किसी को समझ नहीं आती तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि ऐसा एक इस्लामी रियासत बने जहाँ हर मज़हब का जो इंसान है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल राइट्स हो। जहाँ पे आप इतनी बड़ी शख्सियात के लिए खोलते हैं, वहाँ पर नए टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं, ये क्यों करते हैं? अक्सर लोग बात ये नहीं है, नया टैलेंट जो हमारा जो यूथ है उसको ये आप सोचें कि इकबाल और कायद, पहले आप ये समझें कि मेरा जो प्रोग्राम है आप इसको सिर्फ म्यूज़िकल प्रोग्राम ना कहें,
दैट इज़ नॉट इट इज़, ये आपकी यंग जनरेशन को इकबाल शनासी, गालिब शनासी, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसमें रूमी, गालिब और इकबाल, ये तीन जो शायर हैं, इनको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि इकबाल ख़ुद जो हैं उनको गालिब और रूमी के साथ उनको कितना लगाव होता है कि इकबाल की वो नज़म पढ़ें। वो एक दफ़ा अपना गालिब पे एक और प्रोग्राम था, उस पर नसीब दोबारा आए थे, उसमें उन्होंने वो नज़म पढ़ी है तब जो अलामा ने गालिब पे लिखी है। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो अलामा साहब थे वो जब गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो दिल्ली में वो रुके हैं और उन्होंने हाज़िरी दी निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के ऊपर और उसके साथ ही गालिब का मज़ार है। तो उस वक्त वहाँ हाज़िरी दे के उसके बाद वो गालिब के मज़ार पर गए और सब उनके साथ जो लोग थे उनको कहा मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ, और वहाँ बैठ के सारों कतार पर रोए और जब उठे तो गालिब की तुरबत को बोसा देंगे उठे। इतनी वो समझते थे कि गालिब इतना बड़ा। सो नेचुरली तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैंने ये समझा कि मैं और क्या करूँ, सियासत में मैं ये कर नहीं सकता, ना ही मुझे किसी ने करने देना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जिससे किसी भी सिस्टम के ज़रिए ये जो मैसेज है ये पहुंचता रहे, चाहे वो सूफिया का मैसेज हो, चाहे वो इकबाल का हो, चाहे वो गालिब का हो, चाहे वो रूमी का हो, चाहे किसी। तो यही हमारे सूफिया ने किया। कवाली क्या थी? कवाली जो थी हज़रत मीर खुसरो के ज़माने में अपना जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में हज़रत मीर खुसरो जो थे उनके डिसाइपल, उन्होंने कवाली शुरू की। और वो कवाली सुन सुन के जो लोग जो उस वक्त के लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इस्लाम, और उनका जो सूफिया थे उनकी मोहब्बत और उनका कैरेक्टर देख के वो इम्प्रेस हुए उससे और वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। ये कोई यहाँ कोई तलवारों से थोड़ी हुआ है। वो जितने बादशाह बूदशाह थे, मुग़ल हों चाहे कोई और हो, वो बड़े बादशाह ज़रूर थे, दे वर नो ग्रेट मुस्लिम्स। इमरान खान साहब आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, उनका एक इमेज सियासत में आने से पहले एक स्पोर्ट्स बॉय, प्ले बॉय, और आप भी तब ख़वातीन में खासे मशहूर हुआ करते थे, तो कॉमन इंटरेस्ट। चलो शुक्र है कि आप ये कह रहे हैं कि एक ज़माने में मशहूर हुआ करते थे, चलो ये तो स्टिग्मा है। तो कॉमन इंटरेस्ट आपके आते रहते थे वो यहाँ पर, इसीलिए आपकी दोस्ती इतनी रही? नहीं, हम तो स्कूल में थे ना, वी वर टुगेदर इन स्कूल HSN में, और मेरे से वो एक हालांकि एक क्लास जूनियर थे, लेकिन वो HSN का एक बड़ा क्लोज फैमिली सॉर्ट ऑफ टाइप। फिर दूसरा ये है कि एक ही शहर में रहना, फिर हमारे जो क्या कहते हैं इनके जो दादा थे वो यहाँ जो साथ ही में ये हस्पताल है उसके वो ही वॉज सुपरिटेंडेंट। फिर इनके जो नाना थे उनके तो बहुत ही हमारी फैमिली के साथ टर्म्स थे। और इमरान के साथ फिर ज़्यादा हमारी दोस्ती हुई जब आफ्टर ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती होगी और बहुत ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। बड़ी हमने दुनिया में भी हम फिरे, हिंदुस्तान बहुत हम जाया करते थे, यू नो, साल में एक आध दफ़ा 2 दफ़ा। फिर बहुत सारे इवेंट्स इस तरह हुए जिस तरह के ये होता था, अभी भी होता है, हिंदुस्तान टाइम्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, उसमें इमरान भी इनवाइटेड हुआ करते थे एज ए स्पीकर, मैं एज ए डेलीगेट आई वुड गो। तो काफ़ी मेरा मतलब है कि उसके अलावा भी ठीक है, यू नो, व्हेन वी वर यंग एंड वी वर लाइक, यू नो, इंसान। उनकी भी आप इसे इत्तेफाक कहें या कुछ कहें, उनकी भी 2 शादियां नाकाम हुई, आपकी भी हुई, बट उन्होंने तीसरा घर बसा लिया। वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरा कोई इरादा नहीं फ़िलहाल। लेकिन तो बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। जब मेरी पहली डिवोर्स हुई तो मैंने ये फ़ैसला किया था कि अब शादी नहीं करूँगा, लेकिन हो गई। खान साहब के नाकदीन कहते हैं कि उनकी भी ज़राए आमदन का पता नहीं है वज़ीर आज़म बनने से पहले, आपकी ज़राए आमदन क्या है? कौन कहता है कि उसकी ज़राए आमदनी का? इमरान ने अपना डिक्लेयर जो किया हुआ है, इमरान ने जो डिक्लेयर किया हुआ, कितने मुरब्बे उसकी ज़मीन है, तो अब उसकी क्यों नहीं उसकी ज़राए आमदनी? और वो जो उसने जो ज़मीन अभी जो ख़रीदी थी ये वाली, और इमरान की ज़राए आमदनी, उसने इतने साल क्रिकेट खेली, उसने बहुत पैसा बनाया और बड़ा डिस्ट्रॉय भी किया। इमरान को पैसों का इतना नहीं था कि एक तो उसको कभी ज़िंदगी में कभी कोई लालच नहीं।
ये मैं आपको बता दूं कि उसकी क्या कहते हैं अच्छी पड़ी भली उसकी क्या कहते हैं उसके बाप की और दादा की और उसकी वालदा की तरफ से भी उसको जायदाद आई हुई काफ़ी सारी, तो उसने मैं खैर कुछ तो अपनी बहनों को भी दे दी। तो ये नहीं है, वो कहता है वैसे वो भी पता नहीं क्या करता है। वो अभी पीछे फिर कह रहा था कि मैं थोड़ी सी ज़मीन बेचने लगा हूँ, पैसे ही नहीं है कोई, तो वो तो इसी तरह ही करता है। अब वो मैंने उसे कहा तुम्हारे पास ये इतनी ज़मीन जो तुमने इतनी सस्ती खरीदी है बनी गाला, अब वो कोई 100 दफ़ गुने ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ी। मैंने कहा नीचे से शुरू करो, 1 कनाल हर साल बेचते जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए से 100 साल आगे भी तुम्हें। तो ये उसका जहाँ तक मेरी सोर्स ऑफ इनकम की बात है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम हमारी बिज़नेस टेक्सटाइल की बिज़नेस थी। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम हमारी बहुत सारी हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी एक वक्त में। तो आप कह सकते हैं कि आई थिंक आधा हमारे बारे में कहा जाता है कि आधे लाहौर के मालिक थे। सो लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। हम भी यही कर लेते हैं कि जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक आध किला बेच देते हैं और उसको मेरा मतलब है कर लेते हैं। लेकिन ये बुज़ुर्गों की बड़ी एक मेहरबानी है कि वो ज़मीनें जो 1800 पता नहीं कब की ख़रीदी हुई हैं, आज वो ज़मीनों की कीमत जो है वो चाहे 1 कनाल भी हो तो बहुत उनकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, आपकी फेवरेट अदाकारा या फिर फिल्म कौन सी है? मेरी एक जो मुझे फ़िल्म एक बहुत पसंद थी, पाकिस्तानी फ़िल्म शुरू में अर्ली है, वो एक फ़िल्म थी खामोश रहो, जिसमें मोहम्मद अली की पहली फ़िल्म थी और उनका विलन का किरदार था उसमें, और वो रियाज शाहिद साहब ने वो फ़िल्म बनाई थी शाद के बारे में, और बहुत ही अनयूजुअल अपने ज़माने के हिसाब से फिल्म थी। और बाकी तो हम अपने ज़माने में बिल्कुल सारी पाकिस्तानी फ़िल्में देखा करते थे। फिर जब ये सारा गंद आना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद कि आपकी बात इस हवेली की लेगेसी कौन कंटिन्यू रखेगा या इसके दरवाजे बाकी आवाम के लिए खुलते रहेंगे? पता नहीं, मैं नहीं इन चीज़ों के बारे में सोचता। वो अलामा का जो है ना एक मिसरा क्या वो शेर का, ये जहाँ जब जहाँ है ना कफस ना आशियाना, यानी कि आपको बड़ी बड़ी इमारतें बनी और बड़ी बड़ी चीज़ें बनी और फिर वो तबाह भी हो गई, नहीं रही, ठीक है। लेकिन ख्वाहिश मेरी ज़रूर होगी कि क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा घर है कि जो एक लिविंग एक पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, यहाँ लोग रहते हैं, कोई ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये रस्म नहीं रही। वेस्ट में आप जाएँ तो उन्होंने तो पूरे शहर जो हैं वहाँ आप किसी घर की एक खिड़की नहीं उतार सकते आप, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहा हमारा अनफॉर्चुनेटली। वहाँ 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के किले हैं। कोई एक चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं और आपके माइंड में वो गोल है कि ये मैंने करनी है? मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक अपनी यूथ के अंदर एक ऐसा केडर क्रिएट कर रहा हूँ कि जो सोचे, जिसके अंदर सोच आए, जिसको अपनी हमारा बचत वही है, हमारी बचत उसी में है कि हम उसी तरफ मुड़ें, उसी तरफ चलें जिस तरफ हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें जो रास्ता बताया था, वही रास्ता है बचने का। बहुत शुक्रिया सर आपके इस कीमती वक्त का, और आपके साथ इतनी बातें हो गई, अभी भी लगता है बहुत से सवाल हैं जो हम नहीं कर पाए, लेकिन वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत सी एपिसोड से बहुत सी यादें जो हमने आपके सामने रखी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।